वाहेगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह चंदामी। आज हमारे साथ हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल से काफी मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा साथ देने वाली हमारी दीदी मीना पेरियार जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी धनी प्रसाद निषाद साहब जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ पूजा कमल जी जुड़ी हुई है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और मीना जी ने आज बहुत सारी बहनों को, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओं को हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जोड़ा है, जिसमें संगीता जी हैं, बीनू जी हैं। उन सभी से मैं चाहूंगा कि उनका भी हम स्वागत करते हैं, नेपाल के सभी साथियों का और हमारी बहनों का। और आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है वो तमाम देश और दुनिया में जो समाज की मुख्य भूमिका निभाने वाली हमारी नारी शक्ति महिलाओं का भूमिका है। और इस पर भी चाहे किसी न किसी रूप से किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कहीं न कहीं बच्चे के, बेटियों के जन्म से लेकर उनके शादी तक उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये जो इस पर हम आज विचार करने की कोशिश करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं, नारे तो बड़े बड़े देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और ये तमाम स्लोगन हमारे भारत में भी चल रहे हैं। लेकिन अगर तमाम सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में आए दिन लगातार हमारे बेटियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाएं देखने सुनने को मिलती है, जो बहुत दुखदाई है। और ये भेदभाव और ये ऊंच नीच, छुआछूत, तमाम प्रकार की जो घटनाएं आज चरम सीमा पर है। अभी जालौर में एक छोटे से बच्चे को पानी पीने को लेकर उनको, उस बच्चे को एक शिक्षक ने, ब्राह्मणवादी शिक्षक ने पीट पीट कर मार डाला। तो आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धनी प्रसाद निषाद साहब के पास में आज की इस भूमिका के तौर पर मैं उनके विचार लेने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। फिर बाकी हमारी जितने भी एक्सपर्ट महिलाएं हैं नारी शक्ति को लेकर, उस पर हम उनके विचार आज जानना चाहेंगे। तो धनी प्रसाद साहब, जय भीम, स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा कि जो समाज का या परिवार का जो मुख्य धुरी है वो हमारी बेटियां हैं, हमारी महिला हैं। और इन महिलाओं की शक्ति को लेकर भारत के संविधान में भी बहुत सारे प्रारूप हैं और देश और दुनिया के तमाम देशों में भी इसकी काफी अहमियत है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भेदभाव, बहुत सारी बातें इनके साथ जुड़ी हुई है। तो मैं आज की इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपका प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। धनी प्रसाद निषाद साहब, जय भीम। जय भीम जी, धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय। वेबिनार में आज हमारे सभी माननीय पूजा कमल जी, मीना पेरियार जी, दिखाई दे रहा ना, मीना पेरियार जी, राधिका चौधरी जी, बीनू चौधरी जी, जी हाँ, बीनू चौधरी को साधुवाद, जय भीम, जय भारत। हमारे संचालक महोदय मेघराज जी को सत श्री अकाल। हमारे माननीय साहब को भी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। और हमारे समाज के, क्या हमारे देश में जो हमारा भारत देश है, ये जो पुरुष प्रधान देश है, उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ पुरुष प्रधान देश होता है तो वहाँ औरतों को वैल्यू बिल्कुल जीरो समझते हैं। और हमारे देश में जो धार्मिक रीति रिवाज है उस तरह से भी बातें औरतों के प्रति ये ऐसी आई हैं। और आज हमारे सभी मेहमानों से गुजारिश है कि कहीं से आवाज आ रही है
इनके जो भी यहाँ से आवाज आ रही है थोड़ा साइलेंट करें, अपनी आवाज को म्यूट कर लें। जहां से आवाज आ रही है थोड़ी सी कोशिश करें, लाइव प्रोग्राम है हमारा जी। क्योंकि हमारे देश में शुरू से जो प्रचलित व्यवस्था थी उसमें औरत को बिल्कुल एक दासी के रूप में प्रस्तुत किया गया है धार्मिक ग्रंथों में भी, और औरतों को पढ़ने का बिल्कुल, जैसे दूसरे समाज के लोग हैं, SC ST OBC कह लो या डिप्रेस क्लास कह लो, इनको पढ़ने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, न कोई संपत्ति रखने का अधिकार था। सेम ऐसे कंडीशन पूरी जो भारत देश की औरतें थी, किसी भी मजहब की, किसी भी चीज की उनको ये अधिकार नहीं था। इसीलिए जब शादी के बाद सावित्रीबाई फुले को ज्योतिराव फुले जी पढ़ाना शुरू किया तो उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। उनके बाप ब्राह्मण गए, कहते ये घोर अत्याचार है, ये औरत को पढ़ा। जब 1948 में उन्होंने कन्या विद्यालय खोला तो और भी उसका विरोध हुआ, उसके बाप ने निकाल दिया फूले जी के, जबकि वो संपन्न परिवार के थे, माली समाज के थे, लेकिन वो उनको घर से निकाल दिया, इस कारण निकाल दिया कि ये तो घोर अपराध कर रहा है, ये अनर्थ हो जाएगा, इस देश में अनर्थ हो जाएगा अगर ये लड़कियों को शिक्षा देना शुरू करेगा। उसके बाद 1952 में मिशनरी स्कूल, इसके पहले भी बॉम्बे में मिशनरी स्कूल खुला, तो मिशनरी स्कूल के अंग्रेजों ने ये कहा कि हम इसमें सभी देश के सभी लड़के लड़कियों यानी कॉमन शिक्षा देंगे, कोई मजहब, कोई जात या कोई लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सवर्णों ने उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इसका प्रोटेस्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया? निषाद सर, ये आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या? हेलो? नहीं सर, मेरे यहाँ से नहीं। संगीता तिम्रो म्यूट गर है, आवाज आइरहेछ, यो लाइभ प्रोग्राम हो, म्यूट गर। सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपने यहाँ से जहां से आवाज आ रही है वो अपनी आवाज को म्यूट कर लें। जब आपको आमंत्रित करेंगे तभी आप चालू करें। जी जी, धनी प्रसाद साहब अपनी बात रखें। हाँ, फिर क्या हुआ कि ये इतना विरोध हुआ तो उन्होंने चीजें डाइवर्ट कर लिया, वापस ले लिया, और कुछ बच्चों को जरूर मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद फूले साहब ने कई कन्या विद्यालय खोले, और उसके पहले जो विधवा विवाह वर्जित था, सती प्रथा थी, तो अंग्रेजों ने उसको बंद किया, लेकिन पुनः विधवा विवाह के वर्जित था, तो ज्योतिराव फूले जी ने ही शुरू किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। तो इसलिए औरतों को जो संरक्षण देने का काम भारत में था बिल्कुल जीरो था। उसका नतीजा आज भी हमारे देश में दिखाई दे रहा है। अगर बाबा साहेब हिंदू कोड बिल लाए, उसके पहले औरतों का, बेटी का, किसी भी औरत मर जाए उसका कोई अधिकार नहीं होता था जमीन जायदाद में। तो सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया था, लेकिन वो हिंदू कोड बिल जब पास हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि देखने में आया कि लक्ष्मी पंडित भी प्रशासन में आई, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी, जो विरोध करने वाले थे उनके भी औरतें MP MLA बनी, एजुकेशन ली। लेकिन इस व्यवस्था को जस का तस बनाने के लिए वो टोटली प्रयास आज भी चालू है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं, हमारे समाज में हम लड़कियों को इतनी वो मॉरल बूस्टअप नहीं करते, इतना उसको डिप्रेस कर देते हैं कि वो अपने अधिकार को, फंडामेंटल राइट को भूल जाती हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम समाज में अपने साथ अत्याचार होने वाले चीजों किस तरह से प्रोटेस्ट करें। क्योंकि जब हमारे देश में फूलन देवी के साथ देखिए घोर अत्याचार हुआ, दिन दहाड़े ठाकुर उठा ले जाते थे, नंगे करके उसको गांव में घुमाए, और उसके साथ इतना अत्याचार को पीड़ित हो गई, फिर वो भाग गई थी जंगल में, लोगों का सहारा लिया, वहां से फिर इन्होंने अपहरण करके तो उसने चिन्हित किया, और वो जा करके उसने मनी पावर नहीं अर्जित की, मैन पावर अर्जित की।
शक्ति अर्जित की, कोई दैवी शक्ति नहीं, मैन पावर शक्ति अर्जित करके 20 राजपूतों को जो उनके साथ घुमाए थे और बलात्कार किए थे, एक दिन कुएं के पास खड़ा करके गोली मार दी। और वहां इसको कहा गया कि ये डाकू है। देखिए ये मानसिकता, क्योंकि वो दलित समाज की थी, पिछड़े वर्ग की थी, इस समाज की थी, इसलिए उसको डाकू कहा गया। अगर वो दूसरे जैसे लक्ष्मीबाई है, वो अपने किले के लिए लड़ती है तो वो कहते हैं ये देशभक्त। कौन सा देशभक्त है? लड़ने वाली दुर्गावती थी, नाम आया लक्ष्मीबाई का, वो तो अपने किले के लिए लड़ी। तो जो चीज व्यवस्था आज बनाई गई है वो प्राचीन उनकी व्यवस्था के तहत ही आज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं तो उन्नाव की घटना है, वर्तमान में उन्नाव की घटना है। सर आपकी आवाज हम नहीं सुन रहे हैं। हमें जी तो आप लोग के पास आवाज नहीं पहुंच रही। मीना जी आपको आवाज नहीं पहुंच रही है? हेलो जी आप अपनी बात रखिए सर, मेरे ख्याल से नहीं सुन रहे, हमारी हमको आवाज आ रही है। ये देखिए फिर उन्नाव की घटना है, वो लड़की के साथ सेंगर जो बीजेपी का विधायक होता है बलात्कार करता है। फिर वो क्या करती है, ऑब्जेक्शन होता है, उसका बाप जाता है थाने में FIR करने, और वो थाने में पुलिस मार देती है, क्योंकि सेंगर बीजेपी का विधायक है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का शासन है, आदित्यनाथ उसका मुख्यमंत्री है। तो इन्होंने प्रशासनिक तौर से देखे हमारे बहन बेटियों के साथ, एक तो जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया। तो ये घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि हमारे जो लोग भी है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। संगठित होकर के हम अपने बहन बेटियों के साथ इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारी नाकामियां हैं, हमारी कमियां हैं। हम क्या होता है कि हम किसी मूर्ति टूट गई तो उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर हमारे बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार करता है तो हमारा खून पानी हो जाता है। इसी तरह से हाथरस की घटना हुई, वो मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार होता है और वहां मीडिया में आती है, उसके घर 144 धारा लगा दी जाती है कि लड़की के घर कोई सूचना लेने न आए, और वहां उसको एम्स में भर्ती नहीं करा के अलीगढ़ में रखते हैं। जब मरने को होता है तो वहाँ वो पटेल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और एम्स में नहीं भर्ती किया जहां उसको बचने की संभावना थी। जब वो मर गई तो 2:30 बजे रात को पुलिस वाले, उसके घर वाले नहीं बिने उसके घर के आज्ञा के, बिने उसके घर के मिले, उस लड़की को पुलिस वाले चुप्पे निकाल करके ले जाके 2:30 बजे रात को खेत में जला देते हैं। ये इस समय की घटना है। आप बताइए तो हमारा संरक्षण कहाँ है? हमारे लोगों का खून, जहाँ की उस मनीषा वाल्मीकि को जलाया गया, वो उस एरिया का जो सांसद है वो वाल्मीकि समुदाय का है, और मीडिया में आया हमारे अरे वो तो वाल्मीकि लड़की थी, उसके साथ संधान, वो भारत की लड़की नहीं थी, वो दलित थी, वाल्मीकि थी। और जब 16 दिसंबर 2012 में जब घटना हुई थी दिल्ली में, तो वो ब्राह्मण की लड़की थी और वो भारत की लड़की बन गई, मोदी की बहन बेटी बन गई, केजरीवाल की बहन बन गई, और उसको सारे मनमोहन सरकार प्रधानमंत्री थे, उसको वहां से भगा करके ले जा करके बैंकॉक में ले गए कि वो बच जाए। लेकिन इस लड़की को इसी देश में एम्स में भर्ती नहीं करने दिया। ये हमारी जातीय मानसिकता है कि हमें, देखिए हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ जब होता है तो हमें जाति सूचक शब्द से कहा जाता है। जब ब्राह्मणों सवर्णों की होती है तो वो भारत की बेटी बना लेता है, यानी हम भारतीय हैं ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं। पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की हमारे बहन बेटियों के साथ हो रहा है, हमारे नौजवान बच्चों के साथ हो रहा है। अभी पूरे साहब ने बताया कि वो 8 साल के बच्चे को घड़े में पानी पीने से मार दिया। तो ये मानसिकता है, क्योंकि अगर घड़े से पानी पीने के मार दिए, ये तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, ये घर में की बात नहीं होनी चाहिए। पूरे समाज के लोग अगर जागृति हैं तो उसके अनुसार संगठित होकर के निस्वार्थ भाव से संघर्ष करने की जरूरत है।
नहीं तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और हम तमाशा देखते रहेंगे। हमारी बहन बेटियां कराती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, न कोई भगवान था, न है, न पूछने वाला है। तो इसलिए हमें इस बात को गौर करके देखना पड़ेगा और संगठित होकर के अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। हम अपनी बहन बेटियों को शिक्षा करें कि आप अपनी रक्षा खुद करने की कला सीखो, और आप प्रेरणा लेना है तो वीरांगना फूलन देवी से लो, जिसने इस तरह की प्रतिभा, विश्व की 4थी नंबर की वीरांगना लेडी है जो प्रतिशोध की भावना ली, विश्व की 4थी नंबर की है। लेकिन हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के कर्ता धर्ता एक भी शब्द उसके विषय में नहीं बोलते। ये दुख की बात है, शर्म की बात है। ये हमारे समाज के मनोभावना को बढ़ाने के लिए घटाते हैं। इसलिए यहीं पर अपनी बात का विराम देता हूँ, टाइम बहुत शार्ट है। और जिस किसी को बोलना हो जी, जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद साहब, बहुत आपने विस्तार से और भूमिका के तौर पे आपने अभी बात रखी है। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेपाल से हमारे साथ लंबे समय से हमें मार्गदर्शन और विचार से सामाजिक काम करने वाली मीना परियार, जो एक दलित एक्टिविस्ट है नेपाल राज्य में और दलितों के लिए काम करती है। मैं मीना जी से चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा को दूसरी नंबर पर आप अपनी बात रखें, जो धनी प्रसाद निषाद साहब ने कहा, और नेपाल राज्य में भी ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई है। मीना जी स्क्रीन पे आए। धन्यवाद। सबसे पहले मानवता चैनल को जो ये अहम मुद्दा उठाती है और नेपाल से, ये पड़ोसी देश नेपाल से हम लोगों को भी अपनी बात रखने का जो अवसर देती है, इसके लिए मानवता चैनल के सभी आयोजक लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारे जगदीश भाई साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी हमारे भाई साहब ने बहुत सारी बात की। भारत में जो दिख रहा है, जो दिखता है, आए दिन मीडिया में, आए दिन समाचार में हम सुनते आ रहे हैं, इसी तरह जिस तरह की विभेद भारत में है, नेपाल में भी उस तरह की विभेद से हम लोग अछूत नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ पर भी महिला के ऊपर, विशेष करके हमारी संगीता जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, किशोरियों के ऊपर जो ज्यादती होती है सामाजिक रूप से, तो विकराल है। अभी भी यहाँ बच्ची लोगों को बहुत सारा विभेद सहन करना पड़ता है। जो यौन दुर्व्यवहार यहाँ पर अभी इस तरह का समस्या कुछ ज्यादा दिख रहा है इस वक्त। यहाँ पर महिलाओं की समस्या, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि सती प्रथा नेपाल में भी थी, लेकिन वो सती प्रथा तो यहाँ पर योग माया न्यौपाने करके एक महिला थी, उन्होंने उनके नेतृत्व में उन 50 महिलाओं ने जल समाधि ली, सती प्रथा के विरुद्ध जल समाधि ली। तो उस वक्त से नेपाल में सती प्रथा गायब हो गया, सती प्रथा खत्म हो गया। लेकिन वो एक ही बार जलाते थे, एक ही बार उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसको लकड़ी पे रख के जिंदा जला देते थे। वो दर्द एक ही बार होता था, वो खत्म हो जाती थी, उसका जीवन नहीं रहता था। लेकिन आज की सती, आज की महिला इस तरह की सती होती हैं कि हर वक्त उनको जलना पड़ता है, हर वक्त समाज में हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यहाँ पर नेपाल में जो सामाजिक संरचना है, कानूनी तौर से महिला लोग को बहुत ज्यादा नवाजा है, जब बहुत ज्यादा आरक्षित किया गया है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का इलेक्शन होता है, जो लोकल इलेक्शन होता है, लोकल इलेक्शन में 41% महिलाओं की सहभागिता होती है, 41% महिलाओं की सहभागिता होती है। और जो प्रोविंस का, जो फेडरल लेवल का इलेक्शन जो होता है, उसमें अनिवार्य 33% अनिवार्य महिलाओं की सहभागिता कराई गई जाती है। अगर कोई पार्टी 33% महिला प्रतिनिधि उत्तराधिकारी अगर नहीं दे,
तो उन लोगों की पार्टी खारिज हो सकती है, इस तरह का नियम है। राजनीतिक तौर से या कानूनी तौर से कहा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सारा सुविधा दिया गया है, लेकिन सामाजिक तौर से महिला आज भी प्रताड़ित है, आज भी पीड़ित हैं। जैसे कुछ समय पहले वर्गीय शोषण रहता था नेपाल में। एक जाति है, आप लोगों को पता है कि नहीं, यहाँ पर एक जाति है, उनको बादी कहते हैं, बादी जाति। तो वो बादी जाति इस तरह से पैदा हुई है कि वो लोग कुछ सुंदरी होती है, उन लोगों की बिटिया लोग कुछ सुंदरी होती है, तो राजा के फैमिली में, राजा के कोई मेहमान लोग अथवा राजा के बेटे लोग उन लोगों की लड़कियां ले जाके अपना जो हवस है वो पूरा करते थे, और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उनको नहीं अपनाते थे, उनको भेज देते थे बाहर। इस तरह से यहाँ पर बादी लोगों के ऊपर अन्याय होता था। वो बादी समुदाय के लोग आज भी है, वो बेटियां आज भी है जिसका नागरिकता नहीं बन रहा है, उनके बाप के पता नहीं होने के कारण उनका नागरिकता नहीं बन रहा है। तो इस तरह की समस्या नेपाल में भी है। और साथ में अभी संगीता जी भी जोड़ेंगी ज्यादा, जैसे अभी यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं नेपाल में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस तरह की समस्या है। लेकिन जो महिला के ऊपर जो हिंसा है, महिला के ऊपर जो विभेद है, इसको हटाने के लिए सरकार बहुत सारी प्रावधान तो यहाँ ला चुका है, लेकिन व्यवहार में उसको प्रयोग करना नहीं चाहता है। कानूनी रूप से बहुत सारा प्रावधान है। जैसे अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ इलेक्शन में इलेक्शन में जैसे अध्यक्ष लड़ते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पोस्ट होता है, तो ये बड़ा वाला जो पोस्ट है उसमें एक महिला अनिवार्य होना चाहिए। इस तरह का प्रावधान तो है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष में पुरुष ही लड़ेगा, उपाध्यक्ष में महिला ही लड़ेगी, क्योंकि पुरुष से महिला थोड़ी सी छोटी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अध्यक्ष में महिला को लड़ाए और उपाध्यक्ष में अगर जेंट्स को लड़ाए तो वहां पर महिला की जीत नहीं होगी। जेंट्स जीत सकता है लेकिन महिला नहीं जीतेगी। तो इस तरह का कंसेप्ट नेपाल में अभी भी कायम है, लेकिन कानूनतः, राजनीतितः में कुछ महिलाओं को, मुझे तो लगता है एशिया में ही नेपाल का सबसे अच्छा कानून होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैंने इतना ज्यादा कानून तो अध्ययन नहीं किया है, लेकिन दिखने में दिखता है। अब हमारे नेपाल में राष्ट्रपति महिला है, न्यायाधीश महिला हो चुकी है, बहुत सारे मेयर उपमेयर महिला हैं। तो इस तरह का कानून हमारे नेपाल में है, लेकिन सामाजिक तौर से वो रूपांतरण नहीं हुआ है, उसका कार्यान्वयन करने के लिए अभी भी बाकी है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी। बहुत सारी बिंदुओं को आपने छूते हुए आज के इस प्रतिक्रिया पर आपने टिप्पणी दी है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेपाल की जो और भी हमारे 3 बहनें हैं उनसे मैं चाहूंगा कि वो बारी बारी से अपनी आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार रखें। पहले मैं संगीता जी से चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए, अपनी आवाज को म्यूट करें, और जैसा कि अभी 2 मेहमानों ने अपनी बातें रखी है तो उस पर मैं संगीता जी का प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूँ। संगीता जी अपनी बात रखें, स्वागत है आपका। संगीता जी हमें सुन पा रही हैं? संगीता जी हमें सुन पा रही हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो, मुझे लगता है संगीता जी का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। मैं बीनू जी से चाहूंगा कि बीनू जी हमें सुन पा रही हैं तो अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए और अपने विचार रखें। बीनू जी, मीना जी इनको कहें दोनों मेहमानों को कि वो अपनी बात रखें। जी जी जी, संगीता जी अपनी बात रखें। संगीता जी बात रखें। जी जी, सबको नमस्ते। और आप लोगों से पहली बार मिलके बहुत खुशी भी हो रही है कि अभी हम लोग नेपाल में जो काम कर रहे हैं, जो एक अभियान में लगे हुए हैं, महिला और किशोरी को सशक्त करने के लिए जो हम अभियान में लगे हैं, वो उससे आप लोग भी जुड़े हुए हैं। इस बात से मैं बहुत सारा खुशी भी मिल रहा है और ऊर्जा भी मिल रहा है मुझे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खास मीना दीदी को जो मुझे भी जोड़ी आज इस मीटिंग में।
और रही बात अभी हम महिलाओं और किशोरियों के लिए जो बात कर रहे हैं हम लोग, मैं लगभग 8 साल से किशोरियों के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जी और इंडिया जो नेपाल का जो रोटी बेटी का संबंध है हमारा, बहुत सारा चीज एक दूसरे से मिलता भी है। हमारे संस्कार, हमारे कल्चर, हमारी भाषाएं, बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं। और इसमें हम्म, थोड़ा सा बात मैं क्या रखना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग ये जो महिला हिंसा, किशोरियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको हटाना है, तो हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। जो भी जितने भी हिंसा या जितने भी समस्या वो लोग अभी फेस कर रही हैं, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, वो पढ़ी जी लिखी हो या ना हो, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, घर हो या सार्वजनिक यातायात हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अपने घर में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। पहली बार उनको जो उनके ऊपर जो हिंसा हो रहा है, उस हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए उनको थोड़ा अ, खुद स्ट्रोंग, अपने आप को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। जब तक कोई अपने आप को स्ट्रोंग नहीं होगी, तब तक कोई भी उनके लिए कुछ भी करेगा वो व्यर्थ ही जाएगा। तो हमें इस बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, कभी उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग सारी लड़कियां, हमारे परिवार में या हमारे घर में भी जो भी है, उन लोगों को, अगर हम लोग लड़कों और लड़कियों को जब एक नजर से जब देखना शुरू कर देंगे, तब जाके ये चीज हम लोग शुरुआत कर पाएंगे। परिवर्तन इतना आसान नहीं है। जो सदियों जी से चला आता जा रहा है, जो एक पुरुषवादी सोच है, जो उस सोच को मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पुरुष को नीचे दबाया जाए। मेरा कहने का मतलब दोनों को समान लेके आया जाए। समान लाने के लिए जिसके ऊपर हिंसा हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो खुद उसको आवाज उठाने के लिए, उसको उसका आवाज बुलंद करने के लिए उस तौर पे काम करना पड़ेगा। तभी जाके ये चीज कम हो पाएगी। और इसका शुरुआत हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दूसरों को सलाह देना बहुत आसान होता है। दूसरों को सलाह देना, दूसरों को आप ऐसा करो कहना, और दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब अपने आप को परिवर्तन करने के लिए सोचते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो हम अपने आप को परिवर्तन जब कर पाएंगे, तभी ये सारी चीजें खत्म कर पाएंगे। इसीलिए हमारे भी घर में जो भी बहनें हैं, जो भी हमारे घर में जो भाई हैं, उन लोगों को भी हम लोग कैसे शिक्षा दे, कैसे संस्कार दे कि ये दोनों एक कदम के कदम मिला के साथ चलें। और अगर उन लोगों के ऊपर कुछ भी हुआ है तो कभी हम लोग उन लोगों को ब्लेम ना करें। ये उनमें उनकी कभी कोई गलती नहीं होती है। उन लोगों का जी ताकत हम लोग कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। अभी भी हमारे यहाँ कपिल वस्तु, जहाँ से हम लोग हैं, नेपाल के भी एकदम ज्यादा आत्महत्या का केस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें भी छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे जो 12 वर्ष से लेके 20 साल की एज की है, वो लड़कियां लोग बहुत सारा आत्महत्या के शिकार में पड़ रही हैं। क्योंकि ऐसा है, एक तो जो परिवार है, समाज है, वो कभी भी लड़कियों का बात सुनते ही नहीं है। और ना वो स्पेस देते हैं, इन्वायरमेंट ही नहीं होता कि वो अपना बात खुल के किसी से कह पाए। अगर किसी लड़की के ऊपर कोई हिंसा हुआ तो उसको ये डर होता है कि कहीं मैं ये बात किसी को बताऊं तो वो मुझे ही गलत ना बोले। और इस सोच से वो लोग बता नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटती जाती हैं। और परिवार में भी अगर किसी को कभी कोई हिम्मत करके बताता है, ये तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी पढ़ाई बंद, तुमको घर से निकलना बंद, अब तुमको घर में ही रहना है, तुमने ही कुछ किया होगा तभी तुमको किसी ने, तुमको उस लड़के ने ऐसा किया बोल के बहुत सारे लालछना भी लगाने लग जाते हैं। शायद इसी वजह जी से वो लोग अपना बात खुल के नहीं कह पाते हैं। तो हम लोगों को दो तौर पे काम करना पड़ेगा, शायद मुझे लगता है जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो लड़कियों को हम लोग कैसे स्ट्रोंग बना पाए कि वो जो जैसा हमारा समाज है, उस समाज में अपने आप को स्ट्रोंग रख के कैसे आगे बढ़ पाएंगी। अपने ऊपर हुए हिंसा, ना कि सिर्फ अपने ऊपर हुआ है, कोई भी लड़की, कोई भी महिला के ऊपर हुआ अगर ऐसा कुछ हिंसा हुआ है, उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाया जाए। इसके लिए पहले तो संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे परिवार से ही सब शुरू होता है। तो परिवार से ही हम लोग अपने माँ बाप से या अपनी बच्चियों से या अपने बेटों से इसके बारे में बात करना एकदम जरूरी है। इतना ही मैं जी बोलूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात जी करके अच्छा लगा मुझे बहुत। जी संगीता चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही संजीदा सवाल को देश और दुनिया में अपनी बात को रखने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से लौटने की कोशिश करेंगे।
मैं बीनू चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो स्क्रीन पे आए और अपनी आवाज को म्यूट करें। बीनू चौधरी जी, बीनू जी हमें सुन पा रही हैं? बीनू जी से जब तक हम जुड़ पाते हैं, मैं पूजा कमल जी से चाहूंगा, पूजा कमल जी आप हमारे स्क्रीन पे आ जाएं। जैसा कि अभी संगीता जी ने, मीना जी ने और धनी प्रसाद जी ने आज के इस विषय पर अपनी विस्तार से बेबाक बातें रखी है। आप भी एक महिला हैं और महिलाओं को विभिन्न ऑफिसों में या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने पर किस टाइप से कठिनाई आती है, किस ढंग से जातिवाद भेदभाव की बातें आती है, इस पर आप हो सके तो प्रकाश डालें। पूजा कमल जी। बिनु पूजा कोही सुनिरहेको छौ भने? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ और जो है सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमोस्तय, जय संविधान। और इस चैनल को मैं जो है धन्यवाद देती हूँ जिसके माध्यम से इतने वरिष्ठ लोग और अच्छी इस सोच को डेवलप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम सभी को जो है बोलने का और एक दूसरे से जो है परिचित होने का मौका मिल रहा है। और आज की विषम परिस्थितियां देश में बनी हुई, तो उन सब पे चर्चा हो रही है, जिसके माध्यम से मैं बीनू जी हमारी आवाज आज तक पहुंच रही है तो आप हमारे इस परिचर्चा में भाग लें। बीनू जी, पूजा जी का नेटवर्क कोई प्रॉब्लम आ गया है। बीनू जी शायद हमें नहीं सुन पा रही हैं। जी पूजा कमल जी अपनी बात रखें। अभी आवाज आई ना? बात की और हमारी मैडम मीना परियार जी और आदरणीय संगीता मैडम जी, जो आज का मुख्य विषय है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पे लगातार बढ़ते हुए जिनमें किसी प्रकार से कमियां नहीं आ रही हैं। तो ये तो बात सत्य है कि जो है हमारे जो पुरानी मानसिकता की जो व्यवस्था है उसमें पुरुष प्रधान जो है देश रहा है हमारा, उस पुरुष प्रधान देश मेरे ख्याल से लगता है कि पूजा जी का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। अभी इस समय बारिश का समय भी है और मैं बीनू जी से चाहूंगा कि बीनू जी हमारे स्क्रीन पे आ जाए, कोशिश करें आप हमारे साथ संपर्क करने के लिए और अपनी बात रखें। बिनु के छ, तिमीले आवाज बुझिरहेको छैनौ, सकिरहेको छैनौ? पूजा कमल जी आपका नेटवर्क सही हुआ तो कोशिश करें थोड़ा आप अपनी बात पूरी करने के लिए। जी सर, नेटवर्क इशू है आज मेरे से। तो अभी जैसे काफी बातें हुई कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जैसे कि हमारे निशा सर ने जो है काफी एग्जाम्पल दिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो महिला वर्ग के शोषण की बात करें हम, तो ये शुरुआत हमारे घर से ही हो जाती है। क्योंकि जो मानसिकता है ना, एक बेटे और बेटी के बीच में जो डिफरेंट है वो हमारे पेरेंट्स से या हमारे अपनों से ही शुरू किया जाता है, जिसके जो है जिसके द्वारा हम हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ती भी हैं, लेकिन पूजा जी का फिर से हमारे साथ संपर्क जी को देख लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। जी जी थैंक यू। शुक्रिया पूजा कमल जी, आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से सभी जगह ऐसी स्थिति है। मेरे यहाँ भी लाइट गोल है और मैं
मोबाइल के कैमरे के लाइट से इस प्रोग्राम को संचालित करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर में हैवी बारिश हो रही है। नेपाल के साथियों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि वहां भी मौसम खराब होगा। पूजा कमल जी, आपका नेटवर्क अगर इश्यू सही ठीक हो गया तो अपनी बात पूरी करें। जी जी, तो सर मैं जो है यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो महिला वर्ग का मोरल होता है, जो मोरल वो हमारा जन्म से ही डाउन किया जाता है। क्योंकि जब भी हमारे पेरेंट्स हैं, एक मानसिकता बनी हुई है ना पुराने समय से कि नहीं लड़कियों के लिए ये जरूरी है, लड़कियों के लिए वो जरूरी है। वो लड़के और लड़की में डिफरेंट हमारे जो है जन्म से ही शुरू हो जाता है, जिसके तहत आज हमारे सामने जो है संविधान के माध्यम से और हमारे महापुरुषों के त्याग की वजह से हमारे पास बहुत सारे जो है अधिकार हैं, लेकिन फिर भी हमारे मोरल डाउन होने की वजह। जी, लगता है हमारे साथ फिर से प्रॉब्लम है नेटवर्क का। आज मैं मीना जी से चाहूंगा, धनी प्रसाद जी, जी मीना, पूजा जी अपनी बात कोशिश करें पूरी करने की। जी सर जी, तो हमारा मोरल डाउन किया जाता है, उस डाउन मोरल की वजह से हम जो है हमारे पास कितना भी सपोर्ट, कितना भी बड़े हथियार हो, हम समाज में अपनी पहचान बनाने में आज भी पीछे हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में लोग जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वैदिक मानसिकता है, ये पुरानी संस्कृति के तहत उनके आगे जो है हम हमारे महिला, हमारे समाज की महिला जो है उतनी जो है आगे नहीं आ पा रही हैं जो हमें समानता में आना चाहिए। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि, और ये तो बात सही है कि समाज की अगर महिला मजबूत होगी, महिला अगर मजबूत होगी, वो सोच मजबूत होगी, तो मुझे लगता है समाज के उत्थान में जी, बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी, आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख रही थी। बहरहाल आपसे जो आप हमारे साथ जुड़े तब तक फिर मैं कुछ और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। धनी प्रसाद जी, इस संदर्भ में जो अभी संगीता जी ने और मीना जी ने जो अभी बातें रखी है, इस पर मैं दोबारा सारांश के रूप में सभी के प्रतिक्रिया स्वरूप में दोबारा आपसे चाहूंगा कि इनके इस संदर्भ में आप अपने विचार दोबारा साझा करें। धन्यवाद सर। देखिए, बहुत अच्छा मीना पेरियार जी ने भी बोला और दूसरे ने बोला, पूजा कमल जी ने भी उस पर टीका टिप्पणी की है। अभी हमारे कई वक्ताओं ने कहा है कि नेपाल का उदाहरण दिया है, तो वहाँ आरक्षण कई जगह औरतों को है। हमारे भारत में भी जो लोकल बॉडी होता है उसमें और औरतों को लगभग 50% के लगभग आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन उस आरक्षण से क्या उनका संरक्षण होता है, सबसे बड़ी चिंता ये। देखिए, अगर हम अपनी बहन बेटियों को, कई लोगों ने कहा है कि होता है, अगर हम अपनी बहन बेटियों को ओपन माइंड, साहसी और उनको वाक पटुता में यानी कौशल हो, उनके साथ बोली में कौशल हो, साहस हो, तो दृढ़ता से उनको ले जाएं, तो उनका मॉरल अगर बूस्टअप करते हैं तो वो लड़की अपना संरक्षण कर लेगी। घर से ही काम है, क्योंकि आप अपने बच्चों को जब आप जानो कि ये इस लेवल पर आ गया है, तो उसको, छोटा बच्चा है, वो मित्रवत व्यवहार करके उससे ओपन माइंड बनाओ ताकि वो अपना संरक्षण करे। लड़की बोलने में हिचकिचाती है, चलने में हिचकिचाती है, और उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है वहां छिपाती है। उसको ओपन माइंड बनाएंगे तो वो अपने साथ कोई ऐसी बात होगी तो अपने माँ बाप को कहेगी, बाप से नहीं कहती माता से कहेगी, तो उस पर वो संज्ञान लेते हैं। और उसको हर जगह ओपन, ये नहीं है कि कहीं आपकी बहू आती है आप उसके साथ कोई और ट्रीट करते हैं, बेटी आती है उसके साथ कोई और ट्रीट करते हैं, ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। हमारी एक जो बेटी है
वही हमारी दूसरे घर जाती है तो बहू बन जाती है, दूसरे घर की बहू अब बेटी आती तुम्हारी बहू, यानी बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है। हमें सबको बेटी जैसा ट्रीट करना चाहिए। अगर हम इस तरह की, क्यों कि अगर एक बेटी है वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है, एक तो जहां से पैदा हुई और दूसरा जहां उसकी परवरिश होती है। तो इसलिए अगर उसको इस तरह की शिक्षा, इस तरह की परवरिश, इस तरह का महत्व देते हैं तो वो आने वाले समय में समाज को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उसको पर्दे में रखना चाहते हैं, उसको 13 बातें, जैसे बच्चों के आप बचपन में सिखाओ कि वो उल्लू आ जाएगा उठा लिएगा, बिल्ली आएगी वो आएगा, तो बच्चा डरपोक हो जाएगा, वो एक कॉकरोच के देख के डरने लगेगा। लेकिन अगर बच्चे को आप इस तरह की मानसिकता में न डालेंगे, अगर इस तरह की मानसिकता नहीं डालेंगे तो बच्चा साहसी होगा। अगर कोई शेर भी आएगा ना तो उसको मारने के लिए तैयार रहेगा, न कि वो भागने के लिए। तो इसीलिए अगर बच्चों को हम साहसी, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों से परिपूर्ण उनको साहसी बनाएं तो अपने आने वाली समय को वो बिल्कुल फेस करेगा और उसको निपटेगा। हम अपने बहन बेटियों को भी इस तरह की शिक्षा दें, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहू हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी दूसरे घर गई, दूसरी बेटी आई तो उसको दुत्कारते रहें। ऐसा भावना हमें खुद घर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना चाहिए, उनके साथ भी हमें बहुत ही संस्कार में सबसे बोलना चाहिए, उनको सम्मानित सबसे बोलना चाहिए। हमारा समाज तो अपमानित बोलता है, घरवाली को अपमानित बोलता है, बहन बेटियों को अपमानित बोलता है। ये भावना हमें अपने घर से निकाल देना चाहिए, अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने महापुरुषों को के आदर्श को बताना चाहिए। अगर हम वहाँ नहीं बताते, अगर हम दूसरे मूर्तियों के पीछे डरवाते हैं तो वो साहसी नहीं होगा। बाकी बातें बाद में, बहुत लोग अच्छा बोल रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं। तो सभी को पुनः एक बार साधुवाद। हाँ सर जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद निषाद साहब। मैं मेघराज जी से चाहूंगा कि वो भी स्क्रीन पे आ गए हैं। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर महिलाओं के संदर्भ में आज बातें हो रही है, उनके सशक्तिकरण के संदर्भ में, उनके साथ होने वाले भेदभाव के संदर्भ में। तो मैं मेघराज जी से चाहूंगा कि अभी तमाम हमारे मेहमानों ने, गेस्ट ने, जो नेपाल से भी बातें आई है छन के, उस पर अपनी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा। मेघराज सिंह साहब, सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सबको सत श्री अकाल और नमो बुद्धाय। देखो इसमें क्या है, महिलाओं का जो बात करते हैं, अगर किसी ने एक सवाल उठाया था कि भाई इंसान को जागरूक मतलब सिखों के बारे में उठाया जाएगा कि आदमी संपूर्ण सिख और ताकतवर कैसे बनेगा, उसको कब से शिक्षा देनी स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि किसी ने बड़ा क्वेश्चन किया, तो वो बच्चे के पैदा होने से 21 साल पहले उसको मतलब हो जाए, मतलब इसकी शिक्षा देनी चाहिए। अब किसी ने भी सवाल किया, 21 साल पहले कैसे हो सकता है? तो तकरीबन बोलते हैं कि जिसकी माँ जो होती है, वो अगर माँ शिक्षित हो तो बच्चा शिक्षित होने में फिर देर नहीं लगाएगा। तो माँ को शिक्षा देनी चाहिए पहले। इसकी माँ अगर सही स्ट्रॉन्ग होगी, माँ को जागरूक होगी, तो माँ जो जागरूक होगी तो बच्चा भी जागरूक होगा। तो यहाँ पर मेन बात ये होती है कि फिर माँ को जागरूक है तो है, नहीं है तो फिर हम कैसे जागरूक होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर महिलाएं इस बारे में जिक्र कर रही हैं कि उन पर जो जुल्म होता है या ऐसा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जिक्र करना, किसी के ऊपर डिबेट करना। जुल्म कौन कर रहे हैं? जो शैतान लोग हैं वो जुल्म करते हैं। भेदभाव कौन करते हैं? जो शैतान लोग, जो इंसान नहीं है वो भेदभाव करते हैं। जो इनको अकल दकल नहीं है, जो इंसानों को मतलब समझ नहीं, जिनके अंदर इंसानियत नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि इनके अंदर, जिन इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं है, वो भेदभाव भी करते हैं, छुआछूत भी करते हैं, मारते भी महिलाओं को। एक बस इस बात को समझना चाहिए कि महिलाएं जो है ना, अगर जागरूक महिला होती है वो 4 पीढ़ियों को गुलामी से बाहर निकाल सकती है। हमने पहले बताया और आज फिर बताते हैं कि अगर महिला गुलाम है तो वो 4 पीढ़ियों को गुलाम धकेल देती है। तो आज टीवी सीरियल चल रहे हैं, महिला को गुलाम बनाने के चक्कर में लगी है। तो महिला की निरादर करती है। अगर महिला अगर माँ होती है, जैसे माँ, अब माँ कहती है मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए,
अब वो लड़का मतलब खुद लड़की होने के बावजूद भी लड़की को मारने के चक्कर में लग जाती है, अपोषण कराना चाहते हैं, वो सब बाप तो नहीं कराते कई बार, पर माँ जो है ना, माँ दौड़ कर जाती है अपनी लड़की को मारने के लिए। तो ये भी एक थोड़ा समझने वाली बात है। अगर सास है तो सास भी एक औरत ही है, वो कुछ जुल्म करती है अपने बहू के ऊपर, लड़की को कुछ और समझती है। तो माइंड सेट जो है ना यहाँ पर अगर क्लियर करना है कि कौन क्या है, तो सच और ईमानदारी जरूरी होता है इंसान की जिंदगी में। अगर इंसान सच और ईमानदार होंगे तो वह औरतों के ऊपर कभी हमले नहीं, कभी जुल्म नहीं करेंगे। उनको समझ आ जाएगी कि ये भी कुदरत का जीव है। अगर ये औरत के अंदर भी सच और ईमानदारी हो तो जागरूक भी होगी। तो सच्चाई ईमानदारी बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है इस बात की, वे नेपाल से जुड़े हैं लोग और भी जुड़े हैं, तो मतलब महिलाओं के ऊपर बात चल रही है, तो ये अच्छी बात है, ये जागरूकता आ रही है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही है कि अगर अपना को जागरूक करना चाहते हैं तो सच्चाई ईमानदारी को अपनाएं और अपना को जागरूक करें। थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेघराज साहब। मैं मीना जी और संगीता जी से फिर से चाहूंगा कि संगीता जी, आज के इस परिचर्चा पर तमाम जो मेहमानों ने अपनी बातें रखी हैं, तो आज के इस कार्यक्रम का हमारा समय नजदीक आ चुका है। मैं संक्षिप्त प्रतिक्रिया के रूप में आप सभी मेहमानों से एक सारांश कंक्लूजन के रूप में, अभी तक हम लोगों ने विस्तार से बातें की है, लेकिन आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त रूप से तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं दोबारा आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संगीता जी, अपनी आवाज ही म्यूट करें। मुझे लगता है संगीता जी हमारे साथ नहीं बनी हुई है, और मीना जी से चाहूंगा कि मीना जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। लगता है संगीता जी हम लोगों से छूट चुकी हैं। धन्यवाद। सभी मेहमानों ने बहुत अच्छी बात रखी है। जो हमारे समाज में दिख रहा है हम लोग देख सकते हैं, हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसी तरह की बात हुई है। अभी धानी सर ने कहा था कि महिलाओं के लिए आरक्षण तो रखा है, लेकिन महिला लोग का वहां पहुंच होता है कि नहीं, ये अपने आप में भी एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जरूरी क्या है, अभी हम लोगों ने नेपाल में बहुत सारी महिला लोगों को एम्पावर करने के लिए एनजीओज बनाए हुए हैं। तो एनजीओज के तहत महिला लोग को एम्पावरमेंट किया जाता है। उन लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों का जो आरक्षण है, महिला लोगों को प्रतिनिधित्व कराने के लिए जो सरकार ने जो आरक्षण बनाई है, वो हम लोगों के लिए दान नहीं है, भीख नहीं है, वो हम लोगों का अधिकार है। तो अधिकार में जाने के लिए हम लोगों को अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये हम बताते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सामाजिक संरचना में वहीं पर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगी। जो हमारी सामाजिक संरचना है, जैसे बेटी पैदा होती है तो पैदा होते से ही हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि उसको फ्रॉक लेना चाहिए। मैं कपड़े को खराब नहीं बता रही हूँ, फ्रॉक गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा अटपट जो लेडीज लोग पहनते हैं वो कपड़ा थोड़ा अटपट ही है, वो सरल नहीं है, वो सहज नहीं है, वो कुछ उसको ये मानसिक रूप से उसको कठिनाई बनाया गया है। जैसे महिला लोग साड़ी पहनती हैं तो साड़ी पहनती, वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती, वो साड़ी पहनने में ही 1 घंटा उन लोगों का लॉस होता है। तो इस तरह की कपड़े से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पैदा होती है वैसे बच्ची को फ्रॉक खरीदेंगे, बच्चे के लिए बुशर्ट खरीदेंगे, इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े हम लोग लड़की के लिए नहीं खरीदते हैं। और लड़की का खिलौना जब लाना अगर हम लोगों को हो तो हम लोग गुड़िया से शुरू करते हैं, डॉल शुरू करते हैं। लड़के का खिलौना अगर हम लोग को लाना हो तो हम लोग गाड़ी लाएंगे, बंदूक लाएंगे, इस तरह का हम लोग यहीं पर कंसेप्टली, हमारा कंसेप्ट नहीं चाहता है कि हम बेटे और बेटी में विभेद करें, लेकिन प्रयोग में यही है। तो यहीं से विभेद शुरू होता है। और जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं, नेपाल में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है, हमको लग रहा था कि संगीता जी ये उठाएंगे। यहाँ पर 2 कम्युनिटी है, एक मधेसी कम्युनिटी है और एक पहाड़ी कम्युनिटी है। जो पहाड़ में रहने वाले लोग मार्जिनलाइज होके यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोगों का तीन हिस्से का भूभाग है, एक हिल एरिया है और एक समथर एरिया है। तो समथर एरिया को हम लोग मधेश कहते हैं। तो वो मधेश में रहने वाली जो बेटियां हैं
उन लोगों को वो जब बढ़ती जाती है, टीनेजर में वो गुजरती जाती है, तो उन लोगों की पढ़ाई छुटा दी जाती है। जो मिडिल वर्ग के लोग हैं वो लोग, और जो एकदम पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग, ये दोनों लोग उन लोगों की पढ़ाई छुटा देते हैं। क्यों छुटाते हैं? हम लोगों ने अभी एक रिसर्च किया था, एक अध्ययन किया था, तो उस अध्ययन के तहत हमको क्या मिला कि उन लोगों की पढ़ाई क्यों छूटती है, तो वो लोग बाहर जाते हैं, लड़के के साथ बात करते हैं, लड़के के साथ ज्यादा बात करने से बच्चियां बिगड़ जाती हैं, ऐसा थिंकिंग है, ऐसा सोचना है। तो ये जो कंसेप्टली जो हम लोगों के पास जो नैरो माइंड सेट है, इसको हटाने के लिए बहुत बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो चाहती नहीं है सरकार। आरक्षण बना दिया, आरक्षण में महिला लोग आ जाएंगे और वो खुद बना लेंगे। तो अभी मेघराज जी की जो अभी यहाँ पर बात हुई थी, उससे मैं एक बात में सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि महिला लोगों का जो परेशान करने वाला है वो दूसरा भी महिला है। जैसे बहु लोगों को परेशान करने वाला उनकी सास दिखती है, दिखने में जो शो है आगे दिखता है, आगे जो शो होता है वो महिला दिखती है, लेकिन उनको प्रयोग करने वाला कौन होता है, उनको घुमाने वाला कौन होता है, उनको आगे ले जाने वाला, जो कंसेप्ट जो बनाता है, हमारा समाज का कल्चर जो बनाता है, हमारे समाज का छलफल जो करता है, लीड में कौन है, तो वो पुरुष है। पितृसत्तात्मक सोच है, इसलिए ये हमारे पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं में भी है। हम नहीं कहते हैं कि पुरुष लोग खाली पितृसत्तात्मक सोच लिए हुए चले। आप लोग जैसे लोग हैं समाज परिवर्तन के लिए, आप लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग समाज परिवर्तन के लिए आगे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में भी वो पितृसत्तात्मक सोच है, उसको हटाने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हमें तो लगता है ये हमारे जमाने में तो ये संभव नहीं है, लेकिन आज की लड़कियां जो पढ़ लिख के आगे बढ़ी हैं, जो ऊंचे पद में, ऊंचे पोस्ट में नौकरी करती हैं, वो लोग निश्चित रूप से इस सोच को हटा सकती हैं, इस सोच को बदल सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां, हम 15 साल के थे तो हम साइकिल चलाते थे, तो यहाँ पर लोग हंसते थे कि लड़की साइकिल चलाती है। अभी भी मैं बाइक चलाती हूँ, मेरा यामाहा का सोलूटो बाइक है, मैं बाइक चलाती हूँ। तो गांव में अगर कभी चली गई तो गांव के लोग बोलते हैं अरे लड़की होके भी बाइक चलाती है। तो इस तरह का कंसेप्ट हमारे देश में, ये भारत में भी है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो इस तरह का जहाँ पर ये हिंदुज्म है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर धर्म की कट्टरता है, तो वहां पर महिला लोग को अभी भी एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उस जगह पर अभी भी महिलाओं के ऊपर विभेद है। नीति जितना भी बनाया जाए तो उसका कार्यान्वयन करने के लिए अभी भी बाकी है, उसके लिए आप और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को आपने बात में इस परिचर्चा में रखा है। आने वाले समय में हम भारत से और नेपाल से बहुत सारी बेटियों को भी आमंत्रित करेंगे। उनकी युवा सोच क्या है, वो किस ढंग से समाज के अंदर में जीना चाहते हैं, इस पर हम एक लंबा डिबेट करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया मीना जी। मैं पूजा कमल जी से चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में आप अपनी संक्षिप्त अपनी बात रखें। पूजा कमल जी, अगर आपका नेटवर्क सही है तो। जी सर, पुनः मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। और अभी जैसे मैंने अभी काफी कुछ बताया और सभी की बातें सुनने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि अभी जो है इसके लिए हम केवल जो है पुरुष वर्ग को नहीं दोष दे सकते हैं या किसी प्रथा को दोष नहीं दे सकते हैं। प्रथा तो है ही है, लेकिन इसमें हमें महिलाओं को जागरूक होकर आगे आने की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हमारी महिलाओं को आगे आना, हमारी बच्चियों को आगे लाना है। और उनको जन्म से ही, जैसे कि सर ने बताया कि फूलन देवी को आज एक डाकू के रूप में प्रस्तुत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो है हम पुरुषों की बात छोड़ो, हमारी महिलाएं भी उनको डाकू मानती हैं, लेकिन उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है उस पे कभी सोचने का जो है प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा हुआ और जो है जिसके कारण उनको ऐसा करना पड़ा।
तो इसी व्यवस्था में रह के हमें जो है अपनी नई व्यवस्था भी कायम करनी है, अपने आप को पहचान दिलानी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी भाई पुराने बुजुर्ग लोग तो जिस मानसिकता के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया लिखाया और कोशिश की उस व्यवस्था के साथ चलने की, जिससे हमारा उत्थान हो सका। लेकिन आज हम लोग जो है जागरूक होने के साथ साथ, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, जागरूक होने के साथ साथ आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को जन्म से ही हम उस व्यवस्था को ना पढ़ा के हम अपने महापुरुषों के जो है विचारों को पढ़ाएं, उनकी किताबों को पढ़ाएं, उनका जो त्याग है, उनका जो संघर्ष है उसको पढ़ाएं। तो हमारे बच्चे अपने आप जागरूक होके अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी समाज में पहचान बनाएंगे, और जो भी आज शोषण हो रहा उसके लिए वो खुद तैयार होंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, वो बच्चियों को और हमारे आने वाले पीढ़ी को मोरल सपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि हमारा आज जो हाल है हमारे वर्ग का, महिला वर्ग का, वो सबसे ज्यादा जो है, अगर कोई रीजन है तो वो हमारा मोरल डाउन किया जाता है जन्म से, जिसके कारण हम घर से लेके बाहर तक जो है उसी कंडीशन में जो है जीते रहते हैं। और आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां होती हैं, शोषण होता है, हम उन सब चीजों को चुपचाप सह लेते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ने पे जो है हम कहा जाता है महिलाएं बड़ी जो है कोमल होती हैं। तो कोमल नहीं जो है कोमल नहीं, हमें फूलों की तरह तो माना जाता है, लेकिन जो है हमें हथियार की तरह भी जो है इस्तेमाल करना होगा अपने आप को। तो इसलिए जो है आज की जो विषम परिस्थितियां, इन सब चीजों से सामना कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी और महिलाएं अपनी पढ़ाई के साथ पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होती, पुरानी व्यवस्था को छोड़ेंगी नहीं, तब तक वो जो है समाज में अपना बराबर का हक नहीं पा सकती है। जबकि हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, और अधिकार ना जानने के कारण ही आज हमारा शोषण हो रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी कमियां हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी, आपने संक्षिप्त में अपनी बातों को पूरी किया है। मैं धनी प्रसाद जी से चाहूंगा तो लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त सारांश के रूप में बात रखें, फिर कार्यक्रम का हमारा समय हो चुका है। धनी प्रसाद सिंह साहब। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये देखिए, हमारे देश की बहुत सी महिलाएं बड़े बड़े ऊंचे पदों पर रही हैं। जैसे नाम है अमृतसर की थी किरण बेदी, ब्राह्मण परिवार की, और आईपीएस थी और जाने माने प्रशासक रही। लेकिन ये जो इतना बड़ा उन्होंने पदवी धारण किया, नाम कमाया, जब दिल्ली में निर्भया के साथ कांड हुआ तो उन्होंने अगुवाई किया। लेकिन जब हरियाणा में एक बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई कि निर्भया से खतरनाक घटना हरियाणा में हुई, एक शब्द नहीं बोली, क्योंकि ये दलित लड़की थी, वो ब्राह्मण की लड़की थी। कलकत्ता में, हावड़ा में एक घटना घटी, वो लड़का ब्राह्मण था, लड़की दलित थी। तो वहां फैसला आया कोर्ट का, उसका फांसी का। तो वहां औरतों ने कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन लाई बारा था कि इसकी फांसी बंद करो। अब जब निर्भया कांड हुआ तो यहाँ औरतों ने कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया कि इस यहाँ माफी दे दो। घटना सेम है। देखिए, जातियां अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं। औरतों का मानसिकता देखिए कि दिल्ली में औरतें कह रही हैं इनका फांसी होना चाहिए, लड़की सवर्ण है। वही घटना कलकत्ता में होती है, औरतें कहती हैं कि इसकी माफी दे दो, इसकी फांसी की माफी दे दो। वो लड़का सवर्ण है, लड़की दलित है। तो काम यही है, औरतों का है, यही मानसिकता हमारे देश में है। इसलिए हमारे बहन बेटियों के साथ कोई भी संरक्षण नहीं हो पा रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही हमारे हर समाज में हर तरह के विचारधाराएं हैं और हर तरह के हमारे समाज का शोषण हो रहा है। सभी को इसी बात पर हम सभी को साधुवाद आपको
कुल साहब धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया धनी प्रसाद जी, आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आपने भाग लिया। मीना पेरियार जी का, संगीता जी का, बीनू जी का, पूजा कमल जी का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का और कृपाल सिंह साहब का स्पेशल धन्यवाद करते हैं। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर हमारी जो हो रही परिचर्चा पर हमारी जो मेहमानों ने, जो मीना पेरियार जी ने, महिलाओं ने अपनी बातें रखी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, राय दें। वैसे आप मानवता से आप लगातार जुड़े रहें और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू। मेघराज जी, प्रोग्राम ऑफ करें।